हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडलीव की मूल आवाज़ सारणी का महत्व। इसका कितना बड़ा रोल रहा है। जो मेंडलीव की मूल आवाज़ सारणी थी उससे कौन कौन से पॉइंट निकल करके आए हैं, जिनसे आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं तैयार किए गए हैं। तो आज हम देखेंगे दोस्तों इस क्लास में जो इस आवाज़ सारणी के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मेंडलीव की आवाज़ सारणी क्या है, किस किस वैज्ञानिक ने अपना योगदान दिया और किस तरीके से आवाज़ सारणी तैयार की गई और ये जो तत्व हैं किस आधार पर विभाजित किए गए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हम कंप्लीट सीरीज़ के अनुसार जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से आगे भी कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो यदि दोस्तों आपने जो इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ है उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, ताकि जो आपकी तैयारी है बेहतर हो सके। और जो भी छात्र जो हैं इस वीडियो के माध्यम से या जो वीडियो क्लास आपके लिए अपलोड की जा रही हैं उसके द्वारा आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी छात्र जो हैं अपने नोट्स तैयार करते हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और अच्छे तरीके से आप नोट्स तैयार करते रहें, या जो भी फेयर कॉपी या नोट्स जो भी तैयार करते हैं आप अच्छे तरीके से तैयार करते रहें। यदि कोई भी पॉइंट आपके लिए समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही दोस्तों, आप ऐसे छात्रों को जोड़िएगा हमारे चैनल से जो हमारे चैनल पर आकर के पढ़ाई करें अच्छे तरीके से, और ना कि सिर्फ वीडियो देखने से सिर्फ दोस्तों जो टॉपिक है क्लियर नहीं होता। आपको जो है अच्छे तरीके से पूरी क्लास को देखना होगा। देन उसके पश्चात दोबारा से एक बार में यार लिख लेते हैं तो भी अच्छा है, और यदि एक बार में नहीं लिख पाते हैं पहले वीडियो को देखा करें। देन उसके पश्चात आप जो भी आपके लिए नोट्स द्वारा आपके लिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको अपनी फेयर कॉपी पर तैयार करें। और कोई भी पॉइंट आपके लिए डाउट में रहता है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए हो सकता है उस पर वीडियो मिल सकती है या फिर आपके लिए उसका सॉल्यूशन किसी तरीके से दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं मेंडलीव। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंडलीव की मूल आवाज़ सारणी का महत्व। तो इससे पहले दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि मेंडलीव की मूल आवाज़ सारणी क्या थी, उसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे। अभी मैं वे सारे फैक्ट बताऊंगा जिसके द्वारा आपको मेंडलीव की जो मूल आवाज़ सारणी है, आधुनिक आवाज़ सारणी है, किस तरीके से किन किन तत्वों में बांटा गया है, कैसे इसका विभाजन किया गया, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं मैं सभी को बताऊंगा। और आपको जैसे ही आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी ही टेबल आपको जैसे ही आप पढ़ करके देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद होने लग जाएगी। एक तरीके से पूरी टेबल समझ में आ जाएगी और अच्छी तरीके से साथ ही याद भी हो जाएगी। तो उन ट्रिक को भी बताऊंगा, जैसे कहते हैं बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने की जो बेसिक ट्रिक है उसको भी बताऊंगा, किस तरीके से आप याद रखेंगे। और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें किस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर बात हम करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप मेंडलीव की मूल आवाज़ सारणी का महत्व। उसके पश्चात दोस्तों उसके पश्चात आप देख पाएंगे कि यह जो आप मूल आवाज़ सारणी को देख रहे हैं यह आधुनिक आवाज़ सारणी है, बल्कि मूल आवाज़ सारणी का ही एक संशोधित रूप है। तो इसमें जो भी एलिमेंट रखे गए हैं किस आधार पर रखे गए हैं और किस किस तरीके से इसमें हम पढ़ेंगे, ताकि ये सभी जो एलिमेंट्स हैं हमको अच्छे तरीके से याद हो जाएं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यह पहला वर्ग है। किसको वर्ग कहा जाता है, किसको आवर्त या समूह कहा जाता है, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हम इसी क्लास में समझेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह जो पीरियोडिक टेबल है जो मूल आवाज़ सारणी थी मेंडलीव की उसका ही संशोधित रूप है। तो इसमें किस तरीके से जो तत्वों का संयोजन किया गया है या किस तरीके से तत्वों को रखा गया है, उनके जो किस तरीके से ये जो आप देख पा रहे हैं इनको क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। ये जो खड़ी लाइन है आपने पढ़ा है कि ये जो स्तंभ होते हैं इनको कहा जाता है समूह या ग्रुप, जबकि जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उनको ही हम, ये क्षैतिज जो पंक्ति आप देख पा रहे हैं, यह जो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं उनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम आवर्त कहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है जो कि एक मेंडलीव की मूल आवाज़ सारणी का एक संशोधित रूप है। यह आपको आपने पढ़ा होगा और प्रीवियस वीडियोज में आपके लिए पढ़ने को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तत्वों का विभाजन किया गया और कैसे कैसे तत्वों को उनको एक ही समूह में रखा गया है, इनकी विशेषताएँ क्या हैं। यह जो आप देख पा रहे हैं जो खड़े कॉलम है, यानी कि यह जो समूह है इनको क्या कहते हैं, समूह या ग्रुप।
तो इन ग्रुपों की विशेषता क्या है, यह जो आवर्त आप देख पा रहे हैं, क्षैतिज लाइन जो होती है इनको क्या कहते हैं, आवर्त। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। और समूह कितने हैं, 18 समूह हैं। कितने समूह हैं, 18 ग्रुप हैं। जबकि आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। और जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी उसमें भी आवर्तों की संख्या कितनी थी, उसमें भी 7 ही थी। जबकि जो समूह थे उसमें कुछ कम थे, क्योंकि उसमें जो समूह थे वो 8 समूह थे मूल आवर्त सारणी में। और जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी यह जो आप पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हैं, इसमें 9 समूह हैं और उनके ही कुछ उप समूह हैं। यानी 1 से 7 तक के जो समूह हैं यानी ग्रुप हैं, उनको ए और बी उप समूहों में विभाजित किया गया है। इसी को, और एक शून्य समूह भी बढ़ गया है जो अक्रिय गैस है उसमें रखी गई हैं। तो जो शून्य समूह बड़ा है उसी को, इन सभी को जोड़ करके कुल 18 ग्रुप तैयार होते हैं। तो इस श्रेणी से किस तरीके से दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं, और यह जो पीरियोडिक टेबल है इसको आसानी से कैसे याद करें, किस तरीके से समझें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छठा आवर्त है, इसमें जो लैंथेनाइड के 14 तत्व हैं। लैंथेनम जी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंथेनम एक एलिमेंट है जिसके बाद के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे लैंथेनाइड सीरीज जो है, ऐसे ही उसके पश्चात देख रखा गया है एक्टिनियम। किसको रखा गया है, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को भी आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, जिन्हें क्रमशः क्या कहा जाता है, जिन्हें लैंथेनाइड सीरीज या एक्टिनाइड सीरीज के नाम से हम जानते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यह जो आवर्त सारणी है इससे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि लघु आवर्त कौन सा है, आवर्त तो जानते ही, यह जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं यही क्या कहलाते हैं, आवर्त। तो दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है, छठे आवर्त की विशेषता क्या है। छठे आवर्त में जो छठे आवर्त का पहला समूह है उसमें जो पहला समूह है, समूह कौन सा है छठे आवर्त का, छठा आवर्त तो यह है। इसका फर्स्ट समूह कौन सा है, यह है। यानी पहले समूह का छठा आवर्त, यहाँ पर देखेंगे छठा आवर्त का प्रथम तत्व कौन सा है, तो यहाँ पर देख पाएंगे आप सीजियम। इसकी विशेषता क्या है, इन आवर्तों की विशेषता क्या होती हैं, इन वर्गों की विशेषताएं क्या होती हैं, किस तरीके से इस टेबल को हम याद रख सकते हैं, कौन से कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत बार रेलवे की परीक्षाएं हुई हैं, उनमें भी बहुत बार पूछा गया है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि छठे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है, पाँचवें आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है, दूसरे में कितने तत्वों को रखा गया है। ऐसे भी बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, पहला जो आवर्त है वह अति लघु आवर्त होता है, यानी कि यह सबसे छोटा आवर्त है। उसके पश्चात दूसरा और तीसरा जो आवर्त है उसको हम लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु आवर्त। यह जो पहला आवर्त है उसमें सिर्फ 2 तत्वों को रखा गया है, जबकि बात करें दूसरे और तीसरे की तो इनमें रखा गया है 8 तत्वों को। 2 यहाँ पर देख पाएंगे और यहाँ पर 6 तत्व यहाँ पर रखे गए हैं। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्वों को रखा गया है और इसी कारण इनको कहा जाता है लघु आवर्त, जबकि इससे भी कम वाले को कहा जाता है अति लघु आवर्त। देन उसके पश्चात आते हैं हम चौथे और 5वें आवर्त में। तो इसकी बात करें तो हम इनमें रखा गया है 18 तत्वों को, क्योंकि 18 ही समूह हैं यहाँ तक और 18 ही इसमें तत्व रखे गए हैं। तो चौथे और 5वें जो आवर्त हैं इनको दीर्घ आवर्त कहा जाता है। और जैसे ही हम आते हैं छठे आवर्त में, तो छठे आवर्त में जो तत्वों को रखा गया है दोस्तों, 32 तत्वों को रखा गया है। कैसे रखा गया है 32 तत्वों को, 1 से यहाँ पर गिनेंगे 18 समूहों में तो 18 तत्व यहाँ तक आ ही जाएंगे। और इसी समूह में, यानी जो तीसरा समूह है, इसी में लैंथेनाइड के बाद के 14 तत्वों को जो आवर्त सारणी है उसके नीचे रखा गया है। तो 18 इसमें हो जाएंगे, 14 इसी श्रेणी के जो तत्व हैं लैंथेनम के, वही जो है नीचे 14 तत्वों को रख दिया गया है। इसी प्रकार इसमें हो जाते हैं 32 एलिमेंट्स। तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि छठे आवर्त में कितने तत्व हैं, 7वें आवर्त में कितने हैं। तो 7 में दोस्तों इससे कुछ कम है और इसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं और इसी कारण 7वें आवर्त को अपूर्ण आवर्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है रिक्त स्थान छोड़े गए हैं।
इसके एक्टिनियम एलिमेंट है उसके पश्चात के तत्वों को 14 तत्वों को नीचे रखा गया है जिन्हें एक्टिनियम सीरीज के तत्व कहा जाता है। तो इसी तरीके से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे आप इस आवर्त सारणी को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, उन सभी पॉइंट को मैंने नोट्स के द्वारा आपके लिए मैं वीडियो में या कहें तो इस क्लास में आपके लिए समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले उन पॉइंट को समझ लेते हैं, क्या हैं वे पॉइंट जिनसे यह पीरियोडिक टेबल आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगी और बहुत ही आसान लगेगी और प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं, कोई अलग से प्रश्न नहीं पूछे जाते। यदि आप उन पॉइंट को पढ़ लेते हैं तो आपकी वहाँ से जड़ मजबूत होती है और आप अच्छे तरीके से जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वह आपके लिए क्लियर होता है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले उन टॉपिकों को समझ लेते हैं जो इस क्लास से जुड़े हुए हैं और जो एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल है इसको अच्छे तरीके से याद करने में सहायक हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, उन सभी चीज़ों को समझ ले। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी की विशेषता क्या है, उनको हम समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से समझते समझते पहुँचेंगे वहाँ तक जहाँ पर पीरियोडिक टेबल की विशेषताएं कही गई हैं। तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन इसकी आवर्त सारणी की बहुत बड़ी विशेषता है कि इस आवर्त सारणी में जो मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी है उसके महत्व की बात चल रही है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मूल आवर्त सारणी का महत्व क्या था, यानी वह आवर्त सारणी हमने तैयार की या कहें तो मेंडेलीव ने जो तैयार की थी तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, उसका महत्व कितना है। तो उसका तो बहुत महत्व है। क्या महत्व है? तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी जो भी एलिमेंट हैं उनका क्रम से अध्ययन किया गया। उसमें कैसे अध्ययन किया गया? क्रमबद्ध अध्ययन। इस आवर्त सारणी के तत्वों के गुणों का अध्ययन सरल हो गया क्योंकि समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। यानी यह जो आवर्त सारणी तैयार की गई थी उसमें क्या किया गया था कि जिनके गुण समान हैं उनको एक ही समूह में रखा गया है। समूह क्या होते हैं? जो कैसी लाइनें होती हैं? ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, खड़ी हुई लाइन होती हैं। नए तत्वों की खोज इसी आवर्त सारणी के द्वारा तो हमें मिला था, उन्होंने कह दिया था कि नए तत्वों की खोज होगी। इसी आवर्त सारणी में मेंडेलीव ने नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। बाद में नए तत्वों को खोजा गया और इन नए तत्वों के गुण वही मिले जो मेंडेलीव ने बताए थे, जैसे कि स्कैंडियम है Sc, गैलियम है Ga और जर्मेनियम है Ge। इस तरीके से यह जो 3 तत्व हैं इन तत्वों को मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी में जो घोषणा की गई थी खोजा गया है और इनके वही गुण प्राप्त हुए हैं जो कि मेंडेलीव द्वारा बताए गए थे। तो इनको याद रखेंगे, ये 3 ही एलिमेंट हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा आपको। और यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताना और आप अपनी फेयर कॉपी जो भी कॉपी तैयार कर रहे हैं उसको तैयार कर रहे हैं तो ज़रूर बताना। जो भी छात्र कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना, तो आपके लिए सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपके लिए जो सॉल्यूशन है किसी भी तरीके से दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अब क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो पढ़ते हैं तीसरा जो स्टेप है। पहले हम 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, परमाणु भारों एवं संयोजकता में संबंध। संयोजकता क्या होती है इसको भी मैं समझाऊंगा। जो भी परमाणु होता है उसकी बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कोई भी तत्व है उसकी जो बाहरी कोश है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी के द्वारा हम उसकी संयोजकता को ज्ञात करते हैं। परमाणु भारों एवं संयोजकता में संशोधन। इस सारणी को बनाते समय मेंडेलीव ने अनेक तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन किया। तो परमाणु भार ज्ञात कैसे होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। परमाणु भार इक्वल टू क्या होता है? तुल्यांकी भार मल्टीप्लाई संयोजकता। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट है या कहें तो तत्व है उसके परमाणु भार को हम ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडेलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से तैयार की गई थी, यह सब आपने प्रीवियस वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ा और समझा। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस आवर्त सारणी से जुड़े हुए उन सभी को मैं बताऊंगा। यदि एक बार आप इस जो भी मैं आपके लिए नोट्स के द्वारा आपको क्लास में समझा रहा हूं, यदि आप उसके द्वारा तैयार करते हैं तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि यह जो क्लास है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और आप उन छात्रों को ज़रूर जोड़ते रहें जो लगातार अपने
को अच्छा तरीके से अपने को अच्छे तरीके से परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं या कहें तो फेयर कॉपी तैयार कर रहे हैं, उनको हमारे चैनल से जोड़िएगा। तो यहाँ पर समझते हैं कि मेंडलीव की मूल आवाज़ सारणी थी। अभी मैंने आपके लिए थोड़ी देर पहले अभी दिखाया था, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यह जो पीरियोडिक टेबल है, इस टेबल में किस तरीके से सभी तत्वों को रखा गया है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं इनसे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आधारित मैं आपके लिए प्रश्न कराऊंगा और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी को मैंने नोट किया है, उनके लिए मैं आपको समझाऊंगा और आप उन्हें अपनी फेयर कॉपी या जो भी आप तैयार करते हैं, कॉपी या फाइल वगैरह जो भी तैयार कर रहे हैं उस पर लिखें, अच्छे तरीके से तैयार करें। चलिए क्लास को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है मोसले ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि तत्वों का मौलिक गुण परमाणु क्रमांक होता है। यानी यहाँ पर लिखा है मोसले ने जो मेंडलीव की मूल आवाज़ सारणी थी उसी में थोड़ा सा संशोधन किया। किसने? मोसले ने। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेंडलीव की जो मूल आवाज़ सारणी है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। मोसले ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि तत्वों का मौलिक गुण परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार नहीं। उन्होंने, क्योंकि जो मेंडलीव थे उन्होंने कहा था कि तत्वों का मौलिक गुण यानी अभिलाक्षणिक गुण का मतलब है मौलिक, यह तो उपस्थित होगा ही होगा। कौन सा? परमाणु भार। उन्होंने कहा था मेंडलीव ने। तो यहाँ पर अब कहते हैं मोसले, उन्होंने कहा कि तत्वों का जो मौलिक गुण है वह परमाणु क्रमांक होता है, वह परमाणु भार नहीं। इन दो लाइनों को आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं। इसी के द्वारा जो भी टेबल तैयार की गई है इसी के आधार पर तैयार की गई है। अब आगे हम बात करते हैं किस तरीके से यह सारी जो पोजीशन है आप पढ़ पाएंगे, किस तरीके से मॉडर्न टेबल को याद तैयार किया गया है। यहाँ पर लिखा है सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में मोसले ने मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में, यानी मेंडलीव ने जो मूल का मतलब है जो सबसे प्रथम था, मूल आवर्त नियम में संशोधन किया और एक नया नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस तरीके से दो चार लाइन आप पहले जरूर तो जोड़ देंगे जिसके अनुसार आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यदि आप किसी भी एग्जामिनर को आप खुश कर सकते हैं तो यही तरीका है जिसके द्वारा आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने क्यों लिखा है आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। यदि कोई पूछता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है तो वहाँ पर कैसे लिखेंगे? सन 1913 ईस्वी में मोसले ने मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में संशोधन किया और एक नया नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। यहाँ पर आप जो ब्लैक डॉट होते हैं उससे आधुनिक आवर्त नियम लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, और ब्लू पेन से यानी जो नीली पेन है उससे यह जो पूरी ही आपके लिए देख पा रहे हैं इस तरीके से आप यह जो आंसर है पूरा लिखेंगे, लेकिन हाईलाइट करने के लिए ब्लैक डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह जो पूरी इस थ्योरी को पूरा ही आप जो लिखेंगे वह नीले ही बॉल पेन से लिखेंगे आप। तो चलते हैं आगे, बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि यदि आप हाईलाइट करके लिखते हैं, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देंगे, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझते हुए आगे हम बढ़ते हैं किस तरीके से आप लिख सकते हैं। यदि आप इसको हाईलाइट करके, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है आधुनिक आवर्त नियम, इसको मैंने हाईलाइट किया है, तो इसी तरीके से आप भी अपने जो आंसर लिखने की कोशिश करें उसमें अच्छे तरीके से दर्शाएं और ब्लू और नीला और काला पेन ही यूज करें। यानी जो आपके लिए जो आंसर शीट होती है उसमें सिर्फ ब्लू पेन और नीला ही पेन यूज करने के लिए कहा जाता है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, इस तरीके से आप इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आगे हम देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा है इस नियम के अनुसार। क्या है? इस नियम में क्या था?
इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात यानी उनके परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ते हैं उनके गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक है और जो मेंडलीव की मूल आवास सारणी थी उन्होंने परमाणु भार कहा था, यानी परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं मेंडलीव की मूल आवास सारणी में कहा गया था। लेकिन यह जो आधुनिक आवास सारणी है मोसले ने संशोधित किया है, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं किसमें, आधुनिक आवास सारणी में। यही बहुत बड़ा इसमें जो डिफरेंस आया था आवास सारणी में यही था। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात समान गुणों की पुनरावृत्ति होने लगती है। यह हमने जो प्रीवियस वीडियोज है उसके माध्यम से भी पढ़ा, अच्छी तरीके से समझा। और अब हम चलते हैं सबसे विशेष जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। अब जो हम बढ़ रहे हैं वह बढ़ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, क्योंकि यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवास सारणी की विशेषताएं। क्योंकि अब जो आधुनिक आवास सारणी है उसको पढ़ते हैं, वही आवास सारणी है जिसके यह जो पॉइंट नोटिस किए गए हैं या नोट किए गए हैं उसी आवास सारणी के पॉइंट हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, यदि आप इन पॉइंट को याद कर लेते हैं तो आपको सारणी जो है यानी आधुनिक आवास सारणी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। अब चलते हैं हम क्रमवार अध्ययन करेंगे और आप इन पॉइंट को ज़रूर लिखेंगे अपनी कॉपी पर। और यदि आप लिख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हमें पता चले कि कौन छात्र जो हैं अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जो भी क्लास देखते हैं उसके अनुसार अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पर लिखा है आधुनिक आवास सारणी की विशेषताएं। अब हम देखेंगे वर्गों की विशेषताएं क्या हैं। अब वर्ग मैं आपके लिए दिखाने की कोशिश करूंगा कि वर्ग क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, सबसे पहले मैं आपको वर्ग दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वर्ग क्या हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यह जो खड़े कॉलम हैं यानी ये जो खड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीशियम, यह तो इस तरीके से यदि हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो आपको आवर्त मिलता है। आवर्त कितने हैं, 7। जैसे कि ये जो लाइन है 7 लाइन है इस तरीके से। तो यह जो क्या है, यह जो पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं यही कहलाती हैं आवर्त। और यह जो खड़ी हुई लाइन जो आपको दिखाई दे रही हैं यानी इनको हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन जो या पंक्तियां दिखाई दे रही हैं वही क्या कहलाती हैं, समूह कहलाती हैं। सबसे पहले इन्हीं को हम वर्ग भी कहते हैं। तो वर्गों की विशेषताएं क्या हैं ऐसा हम इसमें क्लास में समझने वाले हैं और अच्छी तरीके से सबसे पहले समझते हैं, देन उसके पश्चात समझेंगे कि आवर्तों की विशेषता क्या है, कौन कौन सी आवर्त अति लघु आवर्त हैं, दीर्घ आवर्त हैं और अति दीर्घ आवर्त हैं, किन किन तत्वों की क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर हम अच्छी तरीके से समझ लें। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं वर्गों की विशेषताएं। वर्ग संख्या क्या है, वर्ग संख्या वर्ग की संयोजकता को दर्शाती है। यानी कोई किसी भी वर्ग का एलिमेंट है तो उसी की संयोजकता को भी वह बताती है। यहाँ पर और लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे विशेष पॉइंट है 0 एवं 8वें वर्ग को छोड़कर। यानी 0 वर्ग नहीं बताता है और ना ही 8वां वर्ग इस विशेषता का गुण बताता है। यानी जिस वर्ग में वह एलिमेंट रखा गया है वहाँ पर उसकी संयोजकता का भी आपको पता चल जाता है। दूसरा है पॉइंट, यहाँ पर लिखा है एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुणों में समानता होती है। उपवर्ग क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया था, अभी लिखा हुआ भी मैं आपके लिए पॉइंट नोटिस कराऊंगा किस तरीके से इसको आवास सारणी को तैयार किया गया है। यहाँ पर लिखा है एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुणों में समानता होती है। यहाँ पर लिखेंगे में गुणों में समानता होती है, परंतु ये उसी वर्ग के दूसरे तत्व से भिन्नता दर्शाते हैं। जो भी एक ही वर्ग के तत्व होते हैं उनके गुणों में समानता होती है, लेकिन उसी वर्ग के जो दूसरे तत्व होते हैं उनसे भिन्नता दर्शाते हैं। ऐसा इसमें आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसा कि फर्स्ट जो समूह है इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, लिथियम,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके गुणों में ये एक ही समूह के तत्व हैं। इनको ऐसे रखा गया है समूह में, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो फर्स्ट ए के समूह के जो तत्व हैं इनके गुणों में समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समानता। जबकि इसी समूह के यानी फर्स्ट के ही जो उपवर्ग बी है, दूसरे जो वर्ग है कौन सा, बी वर्ग है, उसमें क्या है, इनके गुणों में भिन्नता है। एक ही समूह के जो तत्व हैं उनके गुणों में समानता है। जो दूसरे समूह यानी जो उप समूह है वी, उसके गुणों से यह भिन्नता रखते हैं या दर्शाते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक वर्ग के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ऊपर से, यहाँ लिखा है ऊपर से, प्रत्येक वर्ग के तत्वों में यानी जो भी वर्ग है उसके तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ऊपर से नीचे की ओर, यानी इस तरीके से हम बढ़ेंगे, लाइन इस तरीके से होंगी तो ऊपर से नीचे की ओर जो बढ़ेंगे तो उनका परमाणु क्रमांक तो बढ़ता ही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक वर्ग के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ऊपर से नीचे की ओर, यानी तब के जैसे कि आप आवर्त सारणी है, इसमें ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बढ़ा जाए तत्वों के परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती ही है। तो आगे क्या कहता है, उनके गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो ऊपर से नीचे की ओर जो बढ़ रहे हैं हम, इनके परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं, उसी अनुसार इनके जो भी गुण हैं वह भी उनमें भी क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। तो यहाँ पर वही तो लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ग के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ऊपर से नीचे की ओर तत्वों के गुणों में निम्न परिवर्तन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, अभी मैं आपके लिए नोटिस कराता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। यह लिखा है, आप देख सकते हैं कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होता है, उनके जो परमाणु का आकार है बढ़ता ही जाता है। यानी सबसे ऊपर क्या होता है, थोड़ा कम परमाणु का आकार होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, और ऐसे करके जो नीचे वाला होता है उसका अधिकतम परमाणु का आकार होता है। परमाणु भार भी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। परमाणु भार के लिए मैंने एक थोड़ी सी क्लास आपके लिए दी थी, यदि आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को भी देख लेना। तो परमाणु भार क्या है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। धात्विक गुण का मतलब धातुओं की तरह जो इनकी प्रॉपर्टीज है वह भी बढ़ती है। धात्विक गुण जो है बढ़ता है ऊपर से नीचे की ओर। आगे बात करते हैं, चौथा पॉइंट, इनसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आप याद रखेंगे क्योंकि जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें भी प्रश्न पूछे गए हैं, और जो बोर्ड एग्जाम है उनमें तो बहुत बार पूछा ही जाता है और पूछा भी गया है, तो याद रखेंगे आप। यहाँ पर लिखा है अपचायक क्षमता बढ़ती है ऊपर से नीचे की ओर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, अपचायक क्षमता बढ़ती है। अपचायक क्षमता कैसे बढ़ती है, जैसा कि यह एक मैंने वर्ग लिखा है, वर्ग होता ऐसे है लेकिन मैंने इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो अपचायक क्षमता बढ़ती है। सबसे ऊपर कौन आता है, लिथियम। इससे अधिक जो अपचायक क्षमता है किसकी होगी, सोडियम की। इससे भी अधिक किसकी होगी, पोटेशियम की। इससे भी अधिक रुबिडियम की एंड सीजियम की, इन सब में अधिक होगी। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। आगे लिखा है ऑक्साइडों का क्षारीय गुण ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। यानी जितने भी ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वही तो ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऑक्साइडों का जो क्षारीय गुण है वह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे कि CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्साइड वहाँ पर आपके लिए देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं इन पॉइंट को। यह जो पॉइंट हैं इनको आप अपनी फेयर कॉपी पर जरूर लिखना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो छात्र जो हैं अच्छी तरीके से अपनी फेयर कॉपी को तैयार कर रहे हैं, मैं फिर से कहता हूँ दिल से उनके लिए धन्यवाद, और अच्छे तरीके से वे अपनी कॉपी को तैयार करते रहें और पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहें। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, अच्छी तरीके से आपके लिए उस जो भी पॉइंट है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपके लिए समझाया जाएगा।